वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास की सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हमने टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू किया था। लास्ट वीडियो में हमने मुगलों के बारे में पढ़ा था कि मुगल साम्राज्य का पतन क्यों हुआ, क्या कारण थे जिससे मुगल साम्राज्य का पतन हो गया, और 1858 में महारानी विक्टोरिया के द्वारा घोषणा पत्र भी जारी कर दिया गया था। तो ये सारे तथ्यों को हमने देखा। अब इसके आगे हम देखेंगे कि जब मुगल साम्राज्य का पतन हो गया तो उसके बाद कुछ रीजनल स्टेट हैं उनका उदय हुआ। वो कौन कौन से थे उनको देखते हैं। कुछ ऐसे राज्य थे जो उत्तराधिकार राज्य थे, मुगल साम्राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण से छूट गए थे, जैसे कि अवध है, बंगाल है, हैदराबाद है, तो इनका उदय हुआ। स्वतंत्र राज्य जो प्रमुख रूप से मुगल साम्राज्य का प्रांतों पर नियंत्रण में कमी के कारण सामने आए, जैसे कि मैसूर, केरल, राजपूत राज्य, ठीक है ना। तो ऐसे राज्य जहाँ पर जो उत्तराधिकारी राज्य थे, मतलब जो मुगल साम्राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं थे, वो थे अवध, बंगाल और हैदराबाद। कुछ स्वतंत्र राज्य थे जो प्रमुख रूप से मुगल साम्राज्य का प्रांतों पर नियंत्रण में कमी के कारण सामने आए थे, जैसे मैसूर, केरल, राजपूत राज्य, ये सब थे। मुगलों के विरुद्ध विद्रोहियों द्वारा स्थापित नए राज्य थे, जैसे कि मराठा राज्य, पंजाब राज्य और जाट। तो मराठाओं ने बहुत बढ़ चढ़कर मुगलों का विरोध किया था, ठीक है। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच युद्ध भी हुआ था। पंजाब राज्य मतलब पंजाब के जो रणजीत सिंह थे, इनके बाद में मुगलों ने हालांकि जीत हासिल कर ली, अमृतसर की संधि हुई, तो वो अलग बात है, लेकिन इन्होंने विद्रोह तो किया था और जाटों के द्वारा भी मुगलों का विद्रोह किया गया था। तो इनके भी स्वतंत्र अपने राज्य सामने आते हैं। कौन सा राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था या फिर कौन वहाँ का शासक था, ये एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो राइज ऑफ रीजनल स्टेट ये हम पढ़ने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी हमने देखी कि कौन से राज्य मुगलों के प्रत्यक्ष नियंत्रण से छूट गए थे, कौन से स्वतंत्र थे, कौन से विद्रोहियों के द्वारा जो है स्थापित किए गए थे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हैदराबाद की। तो हैदराबाद में किलीच खान निजाम उल मुल्क ये मुगल सम्राट से नाराज था, जिसने दक्षिण के वायसराय के रूप में मुबारिज खान को नियुक्त किया था। उन्होंने मुबारिज खान की हत्या की और वायसराय बन गया और आसफ जहाँ की पदवी ग्रहण कर ली। तो हैदराबाद में ये थे, ठीक है। आसफ जहाँ इन्होंने कन्फर्ड किया ऑन हिमसेल्फ टू द टाइटल ऑफ आशफ खां। आशफ खां की इन्होंने अपने आप को टाइटल दे दिया था, ठीक है। तो ये किलिच खान निजाम उल मुल्क जिनको कहा जाता है उनके बारे में जाना। अवध में कौन था? अवध स्वतंत्र रियासत की स्थापना सादत खान के द्वारा की गई थी। बरहान उल मुल्क इनको कहा जाता था, इन्होंने की। शहादत खान जो थे ये सिया थे, सिया मुस्लिम थे, ठीक है। तो सादत खां कहीं मिलता है, कहीं सादत खां मिलता है, ये आपको दिया गया। अंग्रेजी में देखेंगे तो थोड़ा सा सही रहेगा, सादत खान और सादत खान वॉज अ सिया। इंडिपेंडेंट प्रिंसिपैलिटी वॉज फाउंडेड बाय सादत खान। बुरहान उल मुल्क जिनको कहते थे, सादत खान वॉज सिया मुस्लिम। सिया और सुन्नी मुस्लिम की दो शाखाएं होती हैं, तो ये सिया मुस्लिम थे। बंगाल में कौन था? बंगाल की स्थापना की थी मुर्शीद कुली खान ने, ठीक है। मुर्शीद कुली खान वॉज द फाउंडर ऑफ द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बंगाल। ये एग्जाम में प्रश्न भी पूछा जाता है। इसके अलावा सुआउद्दीन जो थे वो सरफराज खान, अली बल्ती खान, ये इसके बाद आए। तो संस्थापक थे मुर्शीद कुली खान, फिर सुआउद्दीन, सरफराज खान, अली बल्ती खान, ये क्रम से फिर इनके बाद आते गए। राजपूत शासक, राजपूत में कौन था? राजपूतों ने 18वीं शताब्दी में अपनी स्वतंत्रता पुनः स्थापित करने का प्रयास भी किया। द राजपूत ट्राइड टू री एस्टेब्लिश देयर इंडिपेंडेंस इन द 18th सेंचुरी, ठीक है ना। तो राजपूतों में आप पढ़ते हैं राजपूतों का इतिहास, तो इन्होंने भी अपने आप को मतलब किसी के सामने झुकाया नहीं। राजपूतों की तो शान ही होती थी, ये लड़ने में भरोसा करते थे, ये भी लड़ते रहे जब तक इनमें दम रही, इनके शासक भी लड़ते रहे। मैसूर 18वीं शताब्दी में मैसूर हैदर अली के शासन में सामने आया था। तो शासन यहाँ पर हैदर अली के द्वारा किया जाता था 18वीं शताब्दी में। एग्जाम में ये पूछा जाता है हैदर अली का संबंध किस राज्य से है, तो मैसूर से ये संबंधित थे। इन 18th सेंचुरी मैसूर वॉज ब्रॉट अंडर द रूल बाय हैदर अली। केरल मार्तंड वर्मा ने स्वतंत्र केरल की स्थापना की थी। मार्तंड वर्मा एस्टेब्लिश्ड एन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ केरल विथ त्रावणकोर एज हिज कैपिटल, और इन्होंने त्रावणकोर को अपनी कैपिटल भी बनाया था। इसके बाद जाटों के बारे में देखें तो जाट चूरामन और बदन सिंह ने भरतपुर के जाट राज्य की स्थापना में सफलता प्राप्त की।
चूड़ामन एंड बदन सिंह सक्सीडेड इन सेटिंग अप द जाट स्टेट ऑफ भारतपुर। ये एग्जाम में पूछा गया है, इनके नाम एग्जाम में पीसीएस पूछ चुका है, चूड़ामन और बदन सिंह। ठीक है, ये छोटे छोटे प्रश्न ऐसे पूछ लिए जाते हैं, कभी एग्जाम में कथनों के तौर पर भी पूछ लिए जाते हैं, तो आपसे ये बनने चाहिए। तो एक बार तो इनकी अच्छे से आप रीडिंग जरूर दें। सिख के बारे में क्या जानते हैं? रंजीत सिंह ने पंजाब को मजबूत राज्य के रूप में स्थापित किया। सुकर चकिया मिसल, इनकी मिसलें होती थी। ठीक है, तो ये पंजाब में कुछ मिसलें होती थी, ये सुकर चकिया मिसल से संबंध रखते थे रणजीत सिंह। इनके बारे में एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि किस मिसल से थे, सुकर चकिया मिसल से थे। इन्होंने कौन सी संधि की थी? तो अंग्रेजों के साथ इनके अमृतसर की संधि हुई थी, वो आपने पढ़ी ही थी पहले। तो स्ट्रॉन्ग किंगडम ऑफ पंजाब कहलाते हैं रणजीत सिंह, सुकर चकिया मिसल से ये संबंधित थे। मराठाओं के बारे में जाने तो पेशवाओं के सुयोग्य नेतृत्व में मराठा ने मालवा और गुजरात से मुगल सत्ता का हास किया और अपना शासन स्थापित किया। इसके अलावा मराठा जो है, तो मराठाओं में आप जानते ही हैं महाराणा प्रताप ने आखिरी दम तक मुगलों से संघर्ष किया ही था। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अब कुछ जो रहते हैं ना, उन्हीं के दल के लोग हैं, वो धोखा दे देते हैं, उसके कारण हमारे जो शासक हैं ये तो बहुत बहादुर थे, ये नहीं हारने वाले थे, लेकिन कुछ उन्हीं के दल के लोगों ने धोखा दे दिया, जिसकी वजह से युद्ध हार जाते थे। तो मराठाओं में कौन था? मराठाओं में जो है पेशवाओं ने अपना काफ़ी अच्छा, पेशवाओं का जो नेतृत्व है, पेशवाओं ने अच्छा नेतृत्व दिया, जिसके कारण मराठा ने मालवा और गुजरात से मुगल सत्ता का हास किया था और अपना शासन स्थापित किया था। रोहिलखंड के बारे में आप पढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश का कुछ एरिया इसमें आता है। अली मोहम्मद खान जो कि एक अफगानी था, इन्होंने रोहिलखंड की स्थापना की थी और रोहिल नाम भी इन्हीं के नाम पर दिया गया, एक अफगानी के नाम पर इसका नाम दिया गया है। इन राज्यों की राजनीति क्षेत्रीय थी और वह जमींदारी, व्यापारियों, स्थानीय दरबारों और सरदारों जैसे विभिन्न स्थानीय समूहों के सहयोग से सक्रिय थी। ठीक है, तो इनकी जो राजनीति थी, इनकी जो पॉलिसी थी वो अपने क्षेत्र तक ही सीमित थी, क्षेत्रीय स्तर पर ये अपनी राजनीति कर पाते थे। द पॉलिटी दैट इमर्ज्ड इन दीज स्टेट वाज रीजनल इन कैरेक्टर एंड फंक्शनल विद द कोलैबोरेटिव सपोर्ट ऑफ द डिफरेंट लोकल ग्रुप्स लाइक द जो जमींदार्स हैं, मर्चेंट्स हैं, लोकल नोबल्स हैं एंड चीफटेंस। इनके द्वारा जो क्षेत्रीय स्तर पर जमींदार, व्यापारी, स्थानीय दरबारी, सरदार होते थे, उनके सपोर्ट से इनकी जो राजनीति है वो सक्रिय रहती थी। अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के साथ लगातार इनके युद्ध होते रहते थे। अब क्षेत्र तो क्या है, किसी का क्षेत्र छोटा है, किसी का बड़ा है, तो आसपास के क्षेत्र में टकराव भी होते रहते थे, तो वहाँ पर उनके फिर युद्ध चलते रहते थे। प्रांतीय शासक मजबूत वित्तीय, प्रशासनिक और सैन्य संगठन पर आधारित प्रणाली विकसित करने में असफल रहे। ठीक है, कॉन्स्टेंट वॉर विथ अदर रीजनल पावर्स इनके बार होते रहते थे, कांस्टेंट बार चलते रहते थे। ठीक है ना, लगातार युद्ध चलते थे, ऐसा नहीं होता था कि युद्ध खत्म हो गए फिर कभी कभार हो गया, कॉन्स्टेंटली इनकी बार जो है अलग रीजनल जो पावर्स थी उनसे चलती रहती थी। तो यहाँ तक हमने देखा कि उस समय जो भारत के अन्य क्षेत्रीय जो संगठन थे, वो अन्य रीजनल जो क्षेत्र थे वो कैसे थे, जहाँ पर मुगलों का नियंत्रण नहीं था। कुछ स्थान तो था जहाँ पर, कुछ क्या काफ़ी सारा एरिया था जहाँ पर मुगलों का स्थापत्य था, मुगलों का अधिकार था, तो मुगल उस पर रूल कर रहे थे। उसके अलावा कुछ ऐसे क्षेत्र थे या फिर कहें कुछ शासक थे जिन्होंने अपने आप को या फिर अपने क्षेत्र को मुगलों के हवाले नहीं किया, मुगलों को नहीं सौंपा, युद्ध लगातार चलते रहे, वो संघर्ष करते रहे, कुछ मुगलों से दूर ही रहे। तो ये सारे क्षेत्र थे जिनके बारे में हमने जाना। रोहिलखंड, मराठा, यहाँ पर मुगल शक्ति काम नहीं कर रही थी। सिख, जाट, इनके तो संघर्ष ही चलते रहे। केरल, मैसूर, राजपूत, ये सारी जो क्षेत्र थे ये मुगलों से बाहर थे, मतलब मुगलों का यहाँ पर अधिकार नहीं था। तो ये चीज़ हमने देखी। अब इसके आगे दिया गया है सामाजिक आर्थिक स्थिति। ठीक है, तो उस समय की सामाजिक आर्थिक कंडीशन कैसी थी, सोशल इकोनॉमिक कंडीशन भारत की कैसी थी, ये जानते हैं। 18वीं शताब्दी तक का जो भारत है पर्याप्त गति से सामाजिक या फिर सांस्कृतिक रूप से प्रगति करने में विफल रहा। कृषि की क्या अवस्था थी, तकनीकी रूप से पिछड़ी थी, कड़ी मेहनत करते थे लेकिन कम कमाई होती थी। ठीक है, तो हमारा कृषि उस समय क्या था, बस जीविका का
एक उपागम था। हम उतना ही उगाते थे जितना हमको खाना होता था। कोई व्यापार करने की मंशा नहीं होती थी। और पहले तो वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी, वस्तुओं का विनिमय करते थे। अगर किसी के पास गेहूं है तो गेहूं देकर, अगर किसी के पास, किसी ने अपने खेत में शक्कर को उगाया है, गन्ने को उगाया है, तो गेहूं ले जाकर, जिसके खेत में गेहूं उगा हुआ है वो गेहूं ले जाकर शक्कर वाले को दे देगा, शक्कर ले आएगा। तो जिस वस्तु की जिसको आवश्यकता होती थी वो ले जाकर दूसरे को कोई और वस्तु देकर दूसरी वस्तु ले आता था। ठीक है ना। लेन देन की प्रणाली प्राचीन काल से, लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली थी। अब पैसे देकर आप वो सामान खरीदते हैं। तो उस समय व्यापार की मंशा नहीं रहती थी। मानव जो है, मनुष्य उतना ही उगाता था जितना उसको चाहिए होता था। तो इसलिए हमारे पास ज़्यादा तकनीकी भी नहीं थी कृषि करने की। ठीक है ना। सामान्य हाथों के द्वारा और गाय बैल इनका प्रयोग करके ही कृषि करते थे। कड़ी मेहनत करते थे, बहुत मेहनती लोग होते थे उस समय। लेकिन कमाई कम होती थी, कमाई बहुत ही कम होती थी। ठीक है ना। तो ज़्यादा अच्छी हमारी जो आर्थिक इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत अच्छी नहीं थी। व्यापार और उद्योग, हस्तशिल्प और कृषि उत्पादों में आत्मनिर्भरता थी। ठीक है। हम अपने जो कृषि उत्पाद हैं वो अपने स्वयं के लिए पर्याप्त उगा लेते थे। हस्तशिल्प में भी आत्मनिर्भर थे। निर्यात आयात की अपेक्षा अधिक था। ठीक है। निर्यात ज़्यादा करते थे क्योंकि अभी आप देख ही रहे हैं, मसाले हमारे यहाँ इतना उत्पन्न होता था, मसाले ले गए हमारे यहाँ से, और भी कच्चा माल ले जाते थे विदेशों में। तो निर्यात हमारा ज़्यादा था, आयात हम कम करते थे। ज़्यादा हमें तृष्णा नहीं थी, ज़्यादा बाहर की चीज़ें देखी भी नहीं थी लोगों ने, तो ज़्यादा बाहर की चीज़ें मंगाते भी नहीं थे। जहाज़ निर्माण उद्योग विकसित। तो जहाज़ निर्माण, जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है, ये हमारी क्या है, ये विकसित थी, काफ़ी विकसित थी। मतलब निर्माण होता है, पहले के समय से ही होता आया है। अब यहाँ पर हमारा जो है एग्रीकल्चर, हमने देखा ट्रेड और इंडस्ट्री की क्या स्थिति थी, वो चीज़ें हमने देखी। मतलब सेल्फ सफिशिएंसी थी हमारे पास हैंडीक्राफ्ट में, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में। एक्सपोर्ट वाज गुड एंड मोर देन इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट अच्छा था और इम्पोर्ट करने से मतलब कमी था, इम्पोर्ट ज़्यादा हम नहीं करते थे। और शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री फ्लोरिस्ट थी, मतलब अच्छी खासी विकसित थी। इसके अलावा शिक्षा की स्थिति क्या थी, स्टेटस ऑफ एजुकेशन, पाठशाला और मकतब के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी। ठीक है। एलिमेंट्री एजुकेशन इम्पर्ड थ्रू पाठशाला इन मकतब्स। विज्ञान और प्रौद्योगिकी और भूगोल के अध्ययन की अनुपस्थिति थी। ज़्यादा साइंस टेक का हमारा एजुकेशन नहीं था, साइंस टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे। टेक्नोलॉजी नाम मात्र की थी, तो पढ़ाई में भी उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे। भूगोल का अध्ययन भी कम ही होता था। ठीक है। एब्सेंस ऑफ स्टडी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड ज्योग्राफी। शिक्षा साहित्य कानून धर्म दर्शन तक ही सीमित थी। तो शिक्षा में हम क्या पढ़ते थे ज़्यादातर, एजुकेशन में जो हमारा है, द एजुकेशन वॉज कन्फर्ड टू लिटरेचर, लॉ, रिलीजन एंड फिलॉसफी। तो हमारे लिटरेचर है, लॉ है, रिलीजन है और फिलॉसफी, इस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। हिंदुओं में चतुष्पथिक या फिर टोल्स और मुसलमानों के बीच मदरसा उच्च शिक्षा के संस्थान थे। तो जो चतुष्पथिक कहलाते हैं, टोल्स कहलाते हैं, ये हिंदुओं के उच्च शिक्षा के संस्थान कहे जाते हैं। और जो मुस्लिम थे, तो मुस्लिम वर द इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के लिए मदरसा का यूज़ करते थे। ठीक है ना। तो ये शिक्षा की स्थिति थी। इसके बाद समाज कैसा था, तो समाज पुरुष प्रधान था। हिंदू अलग अलग जातियों में विभाजित था। पंचायत ने जाति के नियमों को लागू कर रखा था। मुसलमान जाति, जनजाति और हैसियत के हिसाब से बटे हुए थे, हालांकि उनके धर्म में समानता का प्रचार किया गया। पर्दा प्रथा थी, सती प्रथा, बाल प्रथा, बहु विवाह प्रथा के कारण स्त्रियों की प्रगति में रुकावट पहुंची। तो इन प्रथाओं के लिए लगातार लोगों ने संघर्ष भी किया है और फिर इनका अंत भी किया गया था। तो उस समय प्राचीन काल में, जब 18वीं शताब्दी की बात करें, तो ये सारी प्रथाएं थी। बंगाल और राजपूत में दहेज भी काफ़ी प्रचलित था। ठीक है। डाउरी वॉज प्रिवेलेंट इन बंगाल एंड राजपूताना, इनमें काफ़ी प्रचलित थी। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। समाज की क्या स्थिति थी, आर्थिक संकट था ही, क्योंकि ज़्यादा हमारे पास पैसे नहीं होते थे, आर्थिक रूप से कमज़ोर ही था भारत। अकाल की स्थिति बनती रहती थी और प्राकृतिक आपदाओं के कारण दास्ता भी काफ़ी देखी जाती थी, क्योंकि साइंस टेक्नोलॉजी का इतना यूज़ था नहीं कि अपने आप को आपदाओं से बचा सकें। प्राकृतिक आपदाएं तो तब भी आती थी, बाढ़ भी आती थी, सूखा भी पड़ता था। ठीक है ना। तो उनसे काफ़ी ज़्यादा लोग प्रभावित होते थे। हमारी चिकित्सा भी इतनी हाईटेक नहीं थी कि उस समय जो रोग आते थे, महामारियाँ बहुत फैलती थी, प्लेग फैल गया, उसमें कई सारे लोगों की मृत्यु हो जाती थी। तो ऐसी जो विकट परिस्थितियां हैं, उनसे हम अपनी रक्षा ज़्यादा नहीं कर पाते थे। ठीक है। तो यहाँ पर हमने भारत की सामाजिक आर्थिक स्थिति को देखा 18वीं शताब्दी के समय। उस समय जो भारत की स्थिति क्या थी वो देखी। इसके बाद हम
कला, स्थापत्य आदि के बारे में पढ़ेंगे। उस समय की स्थापत्य कला संस्कृति कैसी थी प्राचीन काल की, उसको देखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। मोर अपडेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम के लिए, यूपीपीसीएस के लिए या फिर आरओ के लिए, या फिर बीईओ की तैयारी आप करने वाले हों, या फिर आप यूपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम को देने वाले हों, तो हमारे पेड बैचेस, पेड क्विज, स्टडी मटेरियल सब कुछ अवेलेबल है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको एक ही जगह पर सारा कुछ मिल जाएगा। आपको स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा। बहुत ही मिनिमम नोट्स के साथ अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे और सिलेक्शन वाली तैयारी कर पाएंगे, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। और इसके अलावा आपको जो आपको मटेरियल है वो पूरा अपडेटेड रहेगा। अपडेटेड मटेरियल आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा दिया जाता है सिलेबस के अकॉर्डिंग, और जो ट्रेंड होता है ट्रेंड को फॉलो करते हुए। मतलब हमारा जो आजकल जो एग्ज़ाम आते हैं, जैसे आपने यूपीएससी का पेपर देखा होगा, अलग ही लेवल का पेपर आया है, तो उस बदलते हुए ट्रेंड को फॉलो करते हुए एससीएस अपना जो मटेरियल उसको डिज़ाइन करता है, तो आप वो चीज़ ले सकते हैं। इसके अलावा आपको प्रैक्टिस क्विज भी लगाने को मिलेंगे बहुत सारे, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर पाएंगे, इंप्रूव कर सकते हैं, टाइम भी आप मैनेज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ भी आपको मिलेगी, तो आप सारी चीज़ें ले सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन को फॉलो करना है। डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, उन पर कॉल करके आपको जानकारी लेनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।